नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। जो भी साथी हमारे से नए जुड़े हैं, जिनको टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाऊँगा। आप वहाँ पे जाके चैनल को ज़रूर फॉलो करें। जिन्होंने ऐप भी हमारे डाउनलोड नहीं किया है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें। साथियों, संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने जा रहा है। उसके लिए हमारी टीम ने, फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की टीम ने नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है सितंबर माह से। वो टेस्ट सीरीज जिसमें केवल टारगेट हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट रहेगा। तो साथियों, सितंबर माह से हम नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है इस टेस्ट सीरीज की, तो जो भी साथी अलग अलग इंस्टीट्यूट से या हमारे से टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर दे चुके हैं, उन्होंने अपना सिलेबस 100% कवर कर चुके हैं या सितंबर माह तक कर लेंगे, उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज अपनी अंतिम तैयारी को परखने के लिए एक रामबाण के रूप में साबित होगी। तो साथियों, जिसने भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज या टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लिया है, उन सभी के लिए ये जो टेस्ट सीरीज, जिसमें 5 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, प्रत्येक में कुल सिलेबस का 20% आएगा, यानी 5 टेस्ट पेपर के माध्यम से हम 100% सिलेबस आपका कवर करवा देंगे। उसके बाद हम 3 फुल लेंथ के मेजर पेपर लेंगे, जो कि पेपर सेकंड के रहेंगे। तो 3 फुल लेंथ के मेजर पेपर रहेंगे। उसके बाद 3 फुल सिलेबस के पेपर फर्स्ट यानी जीके के रहेंगे। साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज नाम मात्र की फीस में हमारी टीम के द्वारा चलाई जा रही है। तो क्या रहेगा फीस, तो फीस चार्ट एक बार के लिए आप देखो। जो भी साथी ऑनलाइन देना चाह रहे हैं, उनके लिए 31 रुपये और 41 रुपये रहेंगे। दो अलग अलग टाइप की फीस रखी है हमने। 31 रुपये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो केवल टेस्ट और पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी वीडियो सॉल्यूशन नहीं लेना चाहते हैं, वो केवल टेस्ट और पीडीएफ चाहते हैं। उन सभी के लिए 31 रुपये प्रति पेपर रखा गया है। उन साथियों के लिए 41 रुपये प्रति पेपर रखा गया है जो साथी टेस्ट पेपर के साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी लेना चाहते हैं। तो टेस्ट पेपर, वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ तीनों लेना चाहिए, तो उनके लिए हम 41 रुपये प्रति पेपर रखा गया है। जो भी साथी हमारे ऑफलाइन है, उन सभी के लिए 51 रुपये प्रति पेपर रखा गया है। तो ऑफलाइन में क्या रहेगा, ऑफलाइन में हम टेस्ट पेपर आपको ऑफलाइन करवाएंगे, साथ में ऑनलाइन आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे और पीडीएफ देते हैं। तो साथियों, इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन है 31, 41 और 51 का। तो जो भी साथी सीरियस है, जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं, वो एक बार अपना टेस्ट सिलेबस को कंप्लीट कर लें। हम अगस्त माह में, ये सितंबर माह के बीच में, हमारी कोशिश यही है 20 सितंबर के आसपास हम हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। तो तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो तो वहाँ के टेस्ट पेपर को आप एक बार कंप्लीट करो, और यदि किसी ने दे रखे हैं तो उनको एक बार रिवीजन करो। उसके बाद में हमारी टेस्ट सीरीज खरीदो। तो इस टेस्ट सीरीज को आप यदि अपना 100% देकर प्रत्येक टेस्ट को ध्यान से पढ़ोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आप ढंग ढंग से समझोगे, तो मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मेन एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज बात करेंगे हम टेस्ट पेपर 10 के, जो कि हमारे एफसीआई में लगा था, उसके केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तो 86 से हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। 86, अवाष्पशील पदार्थ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की घुलने से बने विलयन के लिए विलायक की मोल बिन दे रखी है हमें। हमें क्या दे रखी है, विलायक की मोल बिन। विलायक की विलायक के लिए एक्स क्या दे रखा है, 0.998। विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन का मान होगा। तो देखो, हमें पता है विलायक का दे रखा है, सॉल्यूशन विलय के मोल भी निकालना हो हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो 1 - 0.998 से निकालेंगे, यानी 0.002। ये किसके होंगे, विलय के होंगे। अब देखो, हमें निकालना अपेक्षित अवनमन किसमें, वाष्प दाब में। तो वाष्प दाब में क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एक्स बी, और यानी विलय के मोल बिन। तो देखो, अपेक्षिक अवनमन इन वाष्प दाब, अपेक्षिक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
वो किसके बराबर होते हैं? विल्य के मोल बिन के, न कि विलायक के। तो किसके बराबर होते हैं? विल्य के। और विल्य के मोल बिन हमें कितने हैं? 0.002। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.002। अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हम सीधा विलायक के मोल बिन ले लेते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होते हैं? विल्य के मोल बिन के बराबर होता है। ठीक है, तो विल्य के मोल बिन हम निकाल लिए, 0.002 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे 87 की। किसी ताप पर न्यूनतम वाष्प दाब जिसकी जलीय विलयन का होगा। अब हमें पूछा न्यूनतम वाष्प दाब किसका होगा। तो देखो, न्यूनतम वाष्प दाब हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट इक्वल टू क्या होगा? आयोडा इंटू एक्स बी। यदि इस तरह से हमें कोई जिसमें वियोजन हो रहा हो, ऐसे ऑप्शन जिनमें वियोजन हो रहा हो, जिन अणुओं में विभाजित हो रहा हो, तो हमें उसमें वहां पे क्या लेते हैं? एक आयोटा लेते हैं। तो जिसके लिए आयोटा वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा होगी। डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा? उसकी न्यूनतम वाष्प दाब में कमी उतनी ही ज्यादा होगी। उसका वाष्प दाब में कमी भी ज्यादा होगी, वाष्प दाब में कमी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी, पी का हमें पता है डेल्टा पी का क्या होता है? वाष्प दाब में कमी। तो इसका मतलब क्या होगा? पी ए नोट ज्यादा रहा होगा इंटू पी ए कम। ये डेल्टा पी का फॉर्मूला है, पी ए नोट माइनस पी ए। तो ये ज्यादा है। ये ज्यादा कब होगा? ये ज्यादा जब होगा जब पी ए की वैल्यू कम होगी। तो पी ए का यानी वाष्प दाब में कमी ज्यादा रही होगी। तो हमें इसकी वाष्प दाब में कमी ज्यादा देखनी है। हमें पूछा न्यूनतम वाष्प दाब, तो न्यूनतम वाष्प दाब उसका होगा जिसके लिए आयोडा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो आयोडा की वैल्यू, पहला Na3PO4 है, ये जब टूटेगा तो 3Na++ PO4 माइनस। जब कुछ भी नहीं दिया जाए तो हमें पता है आयोडा इक्वल होता है, जब टूटता है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है आयोडा इक्वल टू 1 - एल्फा प्लस एन एल्फा। देखो अब कितने आयंस में टूट रहे? 4 आयंस में, तो 1 - एल्फा प्लस 4 एल्फा। तो ये आ जाएगा 1 + 3 एल्फा। और हमें पता है जब कुछ भी नहीं दिया हो तो एल्फा बराबर क्या मानेंगे? हम 1 मानते हैं। तो एल्फा बराबर 1 मानेंगे तो 4 आ जाएगा आयोडा की वैल्यू। तो पहले ऑप्शन के लिए आयोडा वैल्यू 4 आ रही है। इसी प्रकार आप दूसरा ऑप्शन सोल्व करोगे तो BaCl2 जब ये टूटेगा तो Ba2++2Cl-। तो देखो इसका एक आयन और इसका एक आयन, तो आयोटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगी। फिर NaCl टूटेगा तो ये टूटेगा Na++Cl-, यानी 2 आयन्स में टूटेगा, तो आयोटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर देखो CH3COOH जब ये टूटेगा तो CH3COO- प्लस H प्लस। यदि कुछ भी नहीं दिया जाए तो इसमें भी हम आयोडा की वैल्यू 2 मानेंगे। तो जिसके आयोडा की वैल्यू, जिसमें आयोडा की वैल्यू ज्यादा होगी उसके वाष्प दाब में कमी भी ज्यादा आएगी। वाष्प दाब में कमी भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो आयोडा किस में है? आयोडा पहले ऑप्शन में ज्यादा है। तो वाष्प दाब में कमी किसकी आएगी? इसकी ज्यादा आएगी। तो न्यूनतम वाष्प दाब किसका होगा? जिसका आयोडा ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन 88 की। 88 विलयन में विल्य के 3 अणु संगठित होकर इस तरह से 3A से A3 बनाते हैं, तो संगणन की मात्रा एल्फा परिकरण हेतु सूत्र होगा। देखो हम दो तरीके के सूत्र पढ़ते हैं, एक तो मैंने बता दी वियोजन, आप तो सीधे सीधे याद रखना वियोजन के लिए आयोडा की वैल्यू होती है 1 - एल्फा प्लस एन एल्फा। और एक होते हैं संयोजन, एसोसिएशन। ऊपर वाला हो गया डिसोसिएशन के लिए, नीचे वाला हो गया एसोसिएशन के लिए। आयोडा वैल्यू कुछ भी नहीं करना, 1 - एल्फा प्लस, यहाँ पे एन आ रहा है ना, एन को डिवाइड कर देना बस। ये दोनों अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए अल्फा के लिए। अब देखो हमें पता है कि इसमें अणु का एसोसिएशन हो रहा है, 3 से 1 बन रहा है तो एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन के लिए हम ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आयोडा इक्वल टू 1 - एल्फा प्लस एल्फा बटा एन। अब देखो एन कितना है? 3 अणु हो रहे हैं, तो एन बराबर 3 आ जाएंगे। तो आयोडा इक्वल टू आ जाएगा 1 - एल्फा प्लस एल्फा बाई 3। तो आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 1 - 2/3 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें आयोडा की वैल्यू निकालनी है, तो 3 - 2 एल्फा अपॉन 3 आयोडा। अब एल्फा निकाल लो आप, तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 3 आयोडा, या फिर ऐसे करो 3 आयोडा, ऐसे इसको एक बार आप इधर कर लो। इसको क्या करोगे आप? इसको एक बार 3 आयोडा, सॉरी 3 आयोडा बराबर क्या आ जाएगा? 3 - 2 एल्फा।
तो 3 - 3 बराबर -2 अल्फा। तो 2 अल्फा वैल्यू आ जाएगी 3 - 3 अयोटा, और अल्फा वैल्यू आ जाएगी 3 - 3 अयोटा बटा 2। 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 - अयोटा बटा 2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा वैल्यू। हमें यही पूछा हुआ है अल्फा का मान। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 3 × 1 - अयोटा बटा 2। 3 × 1 - अयोटा बटा 2, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि अयोटा जब वियोजन हो रहा हो तो किस तरह से देखते हैं, जब संयोजन हो रहा हो तो किस तरह से, बस। उसके बाद में आपको वैल्यू रखते जाने हैं कि एन कितना दिया हुआ है। जब एसोसिएशन हो रहा हो तब ये वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, नीचे वाला। जब टूट रहा हो, डिसोसिएशन मतलब जब टूट रहा हो, तब ऊपर वाला काम लेंगे, यानी एक से कई अणु बन रहे हो तब ऊपर वाला, कई अणुओं से एक बन रहा हो तब नीचे वाला काम लेंगे। अब बात करते हैं 89 की। 89, एक विद्युत अनअपघट्य 3 × 10⁻23 के अणु 250 ग्राम जल में घोले गए, बताइए विलयन का हिमांक का मान कितना होगा। तो हमें पता है हिमांक का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आयोडा इंटू के एफ इंटू एम। सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो आप, आयोटा इंटू के एफ इंटू एम। विद्युत अनअपघट्य, जब भी आपको ऐसा बोल दिया जाए विद्युत अनअपघट्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई भी अपघटन नहीं हो रहा है, न कोई एसोसिएशन हो रहा है, न कोई डिसोसिएशन होता है। उस केस में हम आयोडा की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है? एम यहाँ पे मोल लता को बताता है, मोल लता। तो देखो के एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 1.86। मोल लता में क्या होता है? मोल अपॉन, नीचे आएगा विलायक का भार, किसमें? केजी में। यदि केजी में नहीं होते तो ऊपर से, यदि ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 इंटू मोल निकालो। मोल हमें निकालने में हमें पता है अणु दिया हो तब मोल क्या होते हैं, तो मोल होते हैं जितने भी अणु दिए हो अपॉन नीचे 6.023 इंटू 10⁻23, यानी उनको एन से डिवाइड कर देंगे तो ये मोल आ जाएंगे। इंटू विलायक का भार, विलाई कितना बार दिया हुआ है? 250 ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपना, ये सारा वैल्यू किसकी आ जाएगी? डेल्टा टी एफ की। तो 1.86 इंटू, आप जो 10⁻23 से 10⁻23 इसको काटोगे तो दो दो से कटेगा, 250 को अपना 1000 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, फिर 2 को काटोगे तो 2 बार कटेगा, यानी 2 बार आ जाए। 1.86 इंटू 2, तो इसको जब गुणा करोगे आप तो 3.72 आएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी? डेल्टा टी एफ की वैल्यू। अब हमें पता है डेल्टा टी एफ क्या क्या होता है, टी एफ नोट माइनस टी एफ। तभी तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, कमी आने का मतलब होगा इसमें मतलब जो शुद्ध है उसका ज्यादा रहा होगा, और विलियन कुछ भी हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो उसका कम हो जाएगा। तो हमेशा ज्यादा रहा होगा तब डेल्टा टी एफ नोट पहले आता है। तो हम जब भी डिप्रेशन यानी कमी वाला होता है तब इसमें हम क्या लिखते हैं, शुद्ध का ज्यादा होगा फिर विलियन का कम रहा होगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है डेल्टा टी एफ किसके बराबर है? 3.72 के बराबर, 3.72। टी एफ नोट, टी एफ नोट क्या होता है? टी एफ नोट तो हमें पता ही है, क्या टी एफ नोट की वैल्यू कितनी होती है? तो शुद्ध, कोई भी शुद्ध हो तो उसके लिए हमें पता है 273.15 होते हैं शुद्ध जल के लिए। तो शुद्ध यहाँ पे लगा दो आप टी एफ नोट की। तो टी एफ नोट कितना आएगा? 273.15 माइनस टी एफ बराबर कितना आ जाएगा? 3.72। तो टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 269.28 केल्विन। तो हमें पूछा हुआ है कि इमाक की विलियन का इमाक, तो विलियन का इमाक कितना आ जाएगा? 269.28। तो देखो ये जो है ये हमें पता है विलियन का आएगा, और ये जो डेल टी एफ नोट होता है ये क्या होता है? शुद्ध विलायक का होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको विलियन विलायक का समझ में आ रहा है। और इसके डेल्टा टी एफ को किस में बोलते हैं? टी एफ माइनस टी एफ नोट। कई बार आरपीएससी सीधा सीधा पूछ लेती है कि डेल्टा टी एफ का मान क्या होता है, तो टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो ये भी आप सीधा सीधा याद रखना है। अब बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक हिमांक का, एक मिनट इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ। एक विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य जब भी आ जाए तो आयोडा की वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। कि जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा जिसका 300 केल्विन पे प्रासरण दाब 2 एटीएम पाया गया। तो हमें क्या बोला हुआ है इसमें? प्रासरण दाब यानी पाई की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 एटीएम दी हुई है। और हमें क्या पूछा हुआ है? वही सेम टी एफ की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो देखो
पाई बराबर हमें पता है आयोटा क्या होती है, आयोटा सी आर टी, आयोटा वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आर टी। जब भी इसको रखेंगे तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, सी आर टी आ जाएगा। अब देखो पाई कितना दिया हुआ है, 2 ATM बराबर, सी हमें निकालना है, आर की वैल्यू जब भी एटीएम में हो तो आर की वैल्यू 0.0821 रखेंगे। टेम्परेचर हमें पता है 300 केल्विन दे रखा है, तो इससे हम क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, सी क्या आ जाएगी, 2/0.0821 इंटू 300। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.081। ये क्या आ जाएगी, ये सांद्रता का मान आ जाएगा। अब देखो उसके बाद हम डेल्टा टी एफ बराबर हमें पता है के एफ इंटू एम होता है। ठीक है, के एफ की वैल्यू हमें 1.86 दे रखी है। एम हम ये जो निकालिए है, हमें नॉर्मली जब कुछ भी नहीं दिया हो तो हम मोलरता और मोलरता बराबर मान के ये सेम यहाँ पे रख देंगे, तो 0.081 रख देंगे। तो इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.151 आएगा, तो 0.151। अब चूंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी साइन चेंज हो रहा हो, कुछ भी अभी तक नहीं है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें पता है डेल्टा टी एफ को क्या रखते हैं, टी एफ नोट माइनस टी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 0.151। हमें किसका पूछा हुआ है इसने, एक जलीय विलयन का पूछा हुआ है, तो हमें टी एफ पूछा हुआ है, टी एफ। तो टी एफ हमें पता है टी एफ नोट माइनस 0.151। अब इसको यदि डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.151, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.151। ये डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगी टी एफ की वैल्यू। तो टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.151। जब भी हमें ये जरूर देखना है, यदि विलियन का दिया हुआ हो तो हमें सीधा टी एफ निकालना है, और यदि चेंज इन सीधा पूछ लिया जाए दिमाग में कितना परिवर्तन आएगा, तब हम डेल्टा टी एफ निकालेंगे। दो अलग अलग टर्म होती है। डेल्टा टी एफ होता है कि हिमाक में कितना परिवर्तन आया है, और जब विलियन का आपको पूछ लीजिए विलियन का हिमाक, तो विलियन का हिमाक निकालना है तो ओनली टी एफ निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम सीधा 91 की। 91 क्वेश्चन, 0.1 मोलर BaNO3 होल ट्वाइस के विलियन के लिए वांट आप गुणांक का मान इतना दिया हुआ है, तो वियोजन की मात्रा अल्फा का मान पूछा हुआ है। तो देखो ये हमें पता है कि BaNO3 होल ट्वाइस, BaNO3 का होल ट्वाइस ये टूटेगा तो क्या बन रहे हैं, Ba2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, वियोजन डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला हमें पता है, आयोडा बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा होती है। ये देखो ये एक से कितने बन रहे हैं, एक इसका और दो इसके, यानी टोटल 3 बन रहे हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो देखो आयोटा बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस 3 एल्फा, तो इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस 2 एल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, आयोटा वैल्यू, आयोटा वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.74। तो ये रख दो 2.74 बराबर 1 प्लस 2 एल्फा, तो 2 एल्फा वैल्यू आ जाएगी 2.74 माइनस 1 यानी 1.74। तो एल्फा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.74 डिवाइड बाई 2। तो ये आप इसको करोगे तो 0.87, और जब भी परसेंटेज में निकालते हो तो इसको जो भी एल्फा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 87% एल्फा वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 87%। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आरपीएससी में पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ रहा है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे भी कुछ भी कर लो, हमें इस फॉर्मूले से हटना नहीं है। ये वियोजन वाला फॉर्मूला आ गया, और ये यदि एसोसिएशन की बात करें तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन बेस, इन दो फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 92, ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक 1.86 डिग्री सेल्सियस पाया गया, बताइए विलयन में विलय विलय की मोल भिन्न क्या है। तो देखो ग्लूकोज का जलीय विलयन, अब हमें पता है डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, आयोडा इंटू के एफ इंटू एम, और ग्लूकोज के लिए हमें पता है क्या होगा, ग्लूकोज के लिए आयोडा की वैल्यू 1 होगा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब इसको क्या है, हमें पता है टी एफ को कैसे निकलते हैं, टी एफ नोट माइनस टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। टी एफ नोट हमेशा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में 0 माइनस
TF जो कि सॉल्यूशन का है, तो विलियन का कितना दे रखा है, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86 इंटू एम। देखो ये 0 माइनस 0 यानी प्लस हो जाएगा, तो 1.86 बराबर 1.86 इंटू एम, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एम बराबर 1, इसका मतलब क्या, मोललता 1। एम बराबर 1 का मतलब हो गया मोललता, मोललता वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और जब भी मोललता 1 आए तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि मोललता का फॉर्मूला लिखो आप। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विल्य के मोल बट्टा विलायक का भार किसमें, यदि हम ग्राम में लेना चाहे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, इंटू 1000 बराबर 1। तो इसका क्या मीनिंग होगा, या आप ऐसे करो, केजी में ले लो, ताकि समझने के लिए बढ़िया है कि आप केजी में लो इसको, का भार किसमें, केजी में, बराबर 1। इसका मतलब क्या होगा, यदि 1 केजी, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में विल्य के मोल कितने होंगे, 1 होगा, विल्य के मोल 1 होगा। देखो आप इसको करोगे इधर और इधर, तब क्या होगा, विलायक का भार 1 केजी बराबर विल्य के मोल, तो विल्य के मोल कितने, 1 केजी विलायक में विल्य के मोल बराबर, इसका मतलब होगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विल्य के मोल कितने होंगे, विल्य के मोल 1। तो देखो हमें विल्य के मोल 1 पता चल गया, 1000 ग्राम विलायक है। अब हमें पता है विल्य कौन सा है, तो विल्य क्या होता है, विल्य का मोल, तो विल्य हमेशा पानी होगा। तो देखो विलायक तो हमें ग्लूकोज दिया हुआ है, तो विल्य क्या होगा, विल्य होगा पानी, H2O। और H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है, अणु भार 18 होता है। तो हमें पता है 1000 ग्राम विलायक में विल्य का भार कितना आ जाएगा, 18। तो विल्य का भार कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और विलायक का भार कितना है, 1000 है। विलायक का भार कितना है, 1000 है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि विल्य के मोल होंगे 1, विल्य का 1 मोल का मतलब हो गया विल्य का भार बराबर अणुभार। 1 मोल कैसे करेंगे हम, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार बराबर 1 आएगा। तो इसका मतलब भार और अणुभार समान रहेंगे, तो विल्य का भार आ गया 18 और विलायक का भार आ गया 1000। हमें क्या पूछा है, विल्य का मोल भिन्न, तो विल्य के मोल भिन्न निकाल लो आप। तो विल्य के मोल भिन्न, यदि आपको भार दिया हुआ हो तो आप भार से निकाल लो, कि कैसे निकालेंगे, विल्य का भार बटा विलायक का भार, विलय का भार, या फिर टोटल विलियन का भार लिखते हैं। तो विलय का भार कितना आएगा, 18 अपॉन विलय का भार कितना है, 1000। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.018। आपको ये पूछ लिया जाए, तो विलय के मोल बिल कितने आए, 0.0118। इसको लगा दो आप स्टार। ये जो क्वेश्चन है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। यदि ये बच्चा किसी के सही है तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, यदि किसी का ये क्वेश्चन सही हो गया इसका मतलब उसको सॉल्यूशन की बहुत अच्छी परख है, उसको विलियन चैप्टर की बहुत अच्छी परख है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि 92 बिना देखे किसका सही था। एक बार आप इसको करना, यदि ऑनलाइन विद्यार्थी जिसने नहीं किया है तो आप इसको पूरा सोल्व करना, उसके बाद में मेरे को बताना कि ये बिना देखे आपने किस किस का सही था पहली बार में। या ऑफलाइन स्टूडेंट जो सॉल्यूशन हमारा देख रहे हैं वो भी बताओ आप कि आपका मेन एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे थे तो क्या इसका आंसर आपका सही आया था। यदि आपका सही आया है तो मैं मानता हूं कि आपको इस चैप्टर की बहुत ही डेप्थ नॉलेज है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 93 की। निम्न में से किस विलयन में कवकनाक में अधिकतम उन्नयन उत्पन्न होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो जब भी एलिवेशन आए हमें पता है डेल्टा टीबी इसको बोलते हैं। एलिवेशन का मतलब यानी कवकनाक में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही, तो इसका मतलब टीबी पहले आएगा और टीबी नोट बाद में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा रही होगी तभी तो ये कवकनाक में कुछ ना कुछ वैल्यू। उनियन, उनियन का मतलब क्या होगा कि जो हमारा शुद्ध विलयन का, शुद्ध विलायक का जो कवकनाक है उससे ज्यादा हमारे विलयन का कवकनाक आएगा। तो ये किसको बताता है, विलयन का कवकनाक बताएगा। और ये किसको बताता है, शुद्ध विलायक का बताएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू विलियन वाले की ज्यादा आती है। तो कभी भी आपको ऐसे पूछ लिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में किसकी वैल्यू ज्यादा आती है, विलियन की ज्यादा आती है। यानी इसमें कुछ विल्य डालने से विलियन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जबकि हिमांक कम हो जाता है। दो अलग अलग बात है, हिमांक कम हो जाता है और विलियन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखो
ये पूछ रहे अधिकतम उन्नयन किस में होगा। अधिकतम उन्नयन का मतलब होता है डेल्टा टी बी बराबर क्या आएगा, आयोडा के बी इंटू एम। जिसमें आयोडा की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें डेल्टा टी बी भी ज्यादा होगा। डेल्टा टी बी ज्यादा होगा इसका मतलब टी बी माइनस टी बी नोट भी ज्यादा रहा होगा। और हमें इस टी बी की वैल्यू निकालनी है तो ये दे जाएगा, तो टी बी भी ज्यादा रहा होगा। तो आयोटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी बी के। तो जिसमें आयोडा ज्यादा है उसमें टीबी भी ज्यादा होगा। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें पता है टूटता नहीं है, तो ग्लूकोज के लिए आयोडा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसके लिए आयोडा की वैल्यू 1 आएगी। सुक्रोज के लिए भी टूटता नहीं है, इसके लिए भी आयोडा की वैल्यू 1 आएगी। BaCl2 हमें पता है BaCl2 कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यानी 2 1 3 आइंस में, तो इसके लिए आयोडा की वैल्यू 3 आएगी। और MgSO4, MgSO4 कैसे टूटेगा, तो MgSO4 आएगा Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी एक आइंस इसका एक आइंस इसका, यानी आयोडा की वैल्यू 2 आएगी। तो सबसे ज्यादा आयोडा किसका है, BaCl2 का। तो सबसे ज्यादा उनियन किस में आएगा, BaCl2 में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप समझ में आएगा, आयोडा की वैल्यू टीबी के प्रोपोर्शनल होगी। अब बात करेंगे हम 94। यदि किसी की कोई सॉल्यूशन चैप्टर में दिक्कत आ रही है आप हमारे को कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पूरा एक साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि इसका पूरी डिटेल में आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर बना दिया जाएगा, ताकि किसी के साथी की भी कोई प्रॉब्लम आए एक बार हमारा लेक्चर देखने के बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं तो ये बोलता हूँ एक बार हमने ऐसे लेक्चर बना देंगे कि आरपीसी चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हो, चाहे प्रोफेसर दे रहे हो, आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि किसी साथी के प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे को कमेंट कर दीजिए कि सर इसके पूरे एक एनसीईआरटी बेस्ड आप एक लेक्चर लेके आए ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो यदि किसी बच्चों की मैक्सिमम डिमांड होगी 10 से अधिक बच्चों की, उसी के बेस पे हम लेक्चर लेके आएंगे। अब बात करेंगे 94 की। किसी ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, 640 mmHg पाया गया। 39.08 ग्राम बेंजीन में 2.175 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य घोला गया तथा तंत्र का वाष्प दाब 600 mmHg प्रक्षेपित किया गया। अवाष्पशील पदार्थ का अणु भार पूछा हुआ है, क्या होगा। तो देखो हमें ये पता है बढ़िया तरीके से कि जब भी हमें पता है कि कोई भी आप विल्य डाल दो जो कि अवाष्पशील या नॉन वोलेटाइल होगा, तो वाष्प दाब में कमी आएगी। इसी को तो बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या होता है अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर एक्स बी। एक्स बी मतलब विल्य के मोल भिन्न होंगे। डेल्टा पी हमें अभी बात मैंने बताई आपको, जहां भी कमी आए, कमी आने का मतलब है कि शुद्ध का ज्यादा होगा और विलयन का कम आएगा। तो हमेशा कमी वाले के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि शुद्ध का ज्यादा होगा यानी पी ए नोट ज्यादा होगा, और ये कम होगा तो इसकी वैल्यू डिफरेंस क्या होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो पी ए नोट माइनस पी ए, तो इसमें रखो आप पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए बराबर एक्स बी। मेरे हिसाब से अब आपको फॉर्मूला में याद करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता सर पी ए नोट पहले लें या पी ए पहले लें। तो आपको जब भी जहां अवनमन में कमी की बात कर रहे हो, जहां भी कमी या अवनमन शब्द आ रहा हो, जैसे मार्क में कमी आती है, वाष्प दाब में कमी आती है, तो उनके लिए पी ए नोट पहले आएगा। और जहां उन्नयन की बात आए वहां पी ए पहले आएगा। समझ में आ रहा है बात को। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाष्प दाब में कमी है तो इसका मतलब पी ए नोट पहले आएगा। तो देखो पी ए नोट शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, 640 दिया हुआ है। आपने कुछ ऐसे नॉन वोलेटाइल विल्य डाल दिया, उसके बाद में वाष्प दाब में कमी आ गई, कितनी कमी आई, उसके बाद वाष्प दाब हो गया 600, तो उसके बाद में 600 आ गया अपॉन ये क्या है, पी ए नोट होता है यहाँ पे, तो पी ए नोट यानी 640 आएगा। बराबर क्या होगा, विलायक विल्य के मोल भिन्न। विल्य के मोल भिन्न कैसे लिखेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमें पता है विल्य, विल्य के मोल बहुत कम होते हैं। विल्य के मोल विलायक की तुलना में बहुत कम होते हैं, विलायक की तुलना में कम होते हैं, कम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एन ए प्लस एन बी को हम क्या लगे लेते हैं, एन ए ले लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि 640 माइनस 600 डिवाइड बाई 640 बराबर एन बी अपॉन एन ए आ जाएगा। ये किसके हैं, ये विल्य के हैं, और एन ए किसके होंगे, विलायक के होंगे। अब लो
अब देखो 640 माइनस 600 यानी 40 बट्टा 640 बराबर क्या आ जाएगा, एन बी यानी विल्य वाले के, विल्य कितना दिया हुआ है, विद्युत अम्लघट्ट में 2.175 ग्राम कोई पाया गया। तो देखो इसका मोल निकालेंगे हम 2.175, भार बटा इसका अणुभार हमें पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। और विलायक, विलायक क्या है, बेंजीन है, बेंजीन में कितना है 39 ग्राम, तो 39 ग्राम, और हमें पता है बेंजीन का भार कितना होता है, बेंजीन किसको बोलते हैं, C6H6 को। तो देखो 12 और 12 छिक्की इसका कार्बन का 12 होता है, 12 छिक्की 72 प्लस 6 78, तो इसका आ जाएगा डिवाइड बाई 78। तो आप इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखो 2.175 बट्टा एक्स बट्टा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2.175 इंटू 2/x। ये देखो इसको काटो आप, तो 4 से काटोगे तो 1/16 आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/16 की आ जाएगी। 2.175 इंटू 2 करोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, तो एक्स की वैल्यू निकालो आप, तो 16 इंटू 2 इंटू 2.175 यानी ये हो जाएगा 32 इंटू 2.175, तो 32 दूना 64, और इसके आप जब सोल्व करोगे तो लगभग आएगा 69.5 के आसपास, तो 69.5 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। इसमें यदि एक ये क्वेश्चन कर लिया, यूं मान लो इसकी पूरी हमने थ्योरी आपको इसमें कवर करवा दी। अब आप इसे ऐसे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत सोल्व कर लोगे। अब बात करते हैं अपन 95 की। एक जलीय विलयन का हिमांक दिया हुआ है, देखो विलयन का दिया हुआ है तो हमें पता है टी एफ का मान दिया हुआ है, टी एफ का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के अंदर 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। जल के केबी और के एफ का मान दिया हुआ है, तो विलयन के कल्पनाक उन्नयन पूछा हुआ है। देखो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम, और टी एफ को कैसे लिखेंगे, टी एफ हमें पता है कमी आती है, कमी में हमेशा टी एफ नोट माइनस टी एफ आता है, बराबर के एफ इंटू एम। टी एफ नोट 0 होता है, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस में, माइनस माइनस 0.186 बराबर के एफ इंटू एम आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 0.186 इक्वल टू के एफ का मान कितना है 1.86, 1.86 इंटू एम, तो एम की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 0.186 अपॉन 1.86, इसको सोल्व करोगे आप, ये इधर नीचे जार आ जाएगा, ऊपर 100 चला जाएगा, तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 आ जाएगा एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। अब हम डेल्टा टीबी निकालेंगे, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, के बी इंटू एम। टीबी हमें पता है, टीबी हमने अभी बताया आपको कि डेल्टा टीबी बराबर के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.52, तो 0.52 इंटू 0.1 एम की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगी 0.052, 0.052। हमें सीधा सीधा पूछा विलियन के क्वथनांक उन्नयन का मान, यानी डेल्टा टीबी कितना उन्नयन हो रहा है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस ही उन्नयन को बताएगा, तो 0.052 ये उन्नयन को बताएगा, तो डी आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं 96 की। 96 में क्या बोला, 2 kg जल में 36 ग्राम ग्लूकोज विल्य है, तो इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा। तो देखो हमें सीधा सीधा क्या पूछा है, डेल्टा टीबी बराबर हम ये एक ही फॉर्मूला लगाएंगे के बी इंटू एम, विलियन का क्वथनांक पूछा हुआ है, हमें इसे ये पता है कि टीबी माइनस टीबी नोट होता है, बराबर क्या होता है के बी इंटू एम। देखो डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो टीबी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में हमें पता है टीबी नोट यानी पानी का कितना होता है, क्वथनांक हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे 100 डिग्री रखेंगे, तो टीबी माइनस 100 डिग्री बराबर केबी, केबी की वैल्यू कितने दी हुई है 0.52 इंटू एम निकालेंगे हम। जब भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो तो एम मोलरता और मोलरता हम बराबर लेके चलेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ मोल अपॉन किस भार, किसमें, केजी में, यही तो हमें एम की वैल्यू निकालते हैं मोलरता के। तो देखो 0.52 नंबर ऑफ मोल 36 ग्राम अपॉन ग्लूकोज, हमें पता है ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, तो ये आ गया विलय के मोल, विलय के मोल आगे इंटू भार, विलायक का भार कितना 2 kg, तो 2 kg आ जाएगा। तो देखो 0.52 इंटू 36 से काटो आप इसको, 5 बार कटेगा यानी 1/10 यानी 0.052 आ जाएगा। तो टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 प्लस, इधर आप जब भेजोगे तो 100 आ जाए, 100 प्लस 0.052, तो ये कितना आ जाएगा 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टीबी की वैल्यू आ जाएगी। तो टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ऑप्शन 100.052।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन अब आप करने लग गए हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। बस शर्त यह है कि आपको बेसिक टर्म मोलरता, मोललता, आयोडा, मोलबिन, अणुभार, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इतना इजी लगेगा कि आपको लगता है आरपीसी फ्री में नंबर दे रही है। अब बात करेंगे हम 97 की। 97 क्वेश्चन देखो। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, हमें दो प्रकार के विलयन है, इनको पहले ढंग से पढ़ना है। आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन, आदर्श विलयन में एक बात ध्यान में रखो, समान प्रकार की संरचना पाई जाती है। लगभग समान, समान प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, समान प्रकार के मॉलिक्यूल। जैसे एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, इन दोनों सेम सी है, लीनियर है। बस एक दो का थोड़ा सा अनुबार, बिल्कुल अनुबार पास पास में होंगे। जैसे बेंजीन और टोलुइन। अब देखो बेंजीन और टोलुइन में क्या होता है? टोलुइन, तो देखो बेंजीन हमें पता है, बेंजीन में इस टाइप का होता है। और ये भी टोलुइन में भी आपको एक बेंजीन दिखेगा प्लस CH3, यानी लगभग सेम सा दिख रहा है, थोड़ा बहुत अणुभार में परिवर्तन आएगा। ऐसे सॉल्यूशन आदर्श सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आदर्श का तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। इन तीनों में आप देखोगे तो बेंजीन और टोलुइन एक आदर्श सॉल्यूशन दिखेगा, तो आपको सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। फिर अब आपका आएगा दो, दो टाइप की, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। मैं तब तक थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ क्वेश्चन को। अब देखो इसमें होते हैं दो टाइप के। एक होता है धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का मतलब क्या होता है? धनात्मक हमें वाष्प दाब में बताएगा। तो वाष्प दाब में क्या आएगा? वाष्प दाब धनात्मक आएगा। वाष्प दाब धनात्मक का क्या मीनिंग होगा? वाष्प दाब धनात्मक यानी वाष्प दाब में क्या होगी? वृद्धि हो रही है। और वाष्प दाब बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? वाष्प दाब कब बढ़ेगा? थोड़ा सा टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा बना रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, यानी वीक बॉन्डिंग होगी। तो इसका मतलब होगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, दोनों अणुओं के बीच, अणुओं के बीच वीक बॉन्डिंग होगी। वीक बॉन्डिंग का मतलब ऐसे ही कोई बॉन्ड बनाएंगे जो वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होंगे। इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी वीक बॉन्डिंग होगी, तो उस टाइप के धनात्मक होंगे। ठीक है, तो इनमें वाष्प दाब में क्या होगा? वाष्प दाब धनात्मक यानी वाष्प दाब में वृद्धि होगी। और वृद्धि होने का मतलब होता है वीक बॉन्डिंग होना। ठीक है, तो देखो, तो आपको जैसे बोल दिया जाए एसीटोन प्लस एथेनॉल, इनके बीच में वीक बॉन्डिंग होती है। एक आता है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी हो रही है, वाष्प दाब में कमी। और वाष्प दाब में कमी कब होगी? हमें पता है कि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो ज्यादा टेम्परेचर देने से टूटेंगे, यानी कम टेम्परेचर पे वाष्प दाब कम बनाएंगे, इसका मतलब वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब अणुओं के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, अणुओं के बीच बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होंगी। और जब भी आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं, जब भी आपको क्लोरोफॉर्म दिख जाए, क्लोरोफॉर्म आपको जब भी दिख जाए तो हमेशा क्या बनाएगा? ये एक ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल होगा। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन वगैरह कुछ भी दिख जाए तो ये एक, यानी क्लोरोफॉर्म जब भी दिख जाए तो वो ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल होगा। तो देखो अब अपने बात मिलाते हैं कि धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन मेरे को मैंने बताया कि धनात्मक विचलन में क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा, तो इसका मतलब एसीटोन और एथेनॉल क्या होगा? धनात्मक विचलन होगा। और ऋणात्मक विचलन में क्या आएगा? क्लोरोफॉर्म आएगा, तो क्लोरोफॉर्म वाला कौन सा होगा? ऋणात्मक विचलन होगा। तो 3 1 2, 3 1 2 यानी डी ऑप्शन। तो 97 में डी ऑप्शन आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन 98 की। राउल्ट के नियम के अनुसार एक विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है। देखो अभी मैंने बात बताई कि डेल्टा पी, विलयन में अपेक्षित अवनमन अपॉन PA0 बराबर होता है XB। और XB मैंने ऊपर बताए रखा आपको, विल्य के मोल भिन्न आना चाहिए। किसके मोल भिन्न होते हैं? विल्य के मोल भिन्न आएंगे। तो देखो इसके आंसर आ जाएगा 98 के विल्य के मोल भिन्न के बराबर आएगा अपेक्षित अवनमन। सीधा सीधा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। देखो विल्य के मोल के नहीं, मोल के नहीं आते, विलायक के मोल भिन्न के नहीं। बहुत सारे बच्चों को विलायक और विल्य में कंफ्यूज होंगे, तो विलायक के नहीं आके विल्य का मोल भिन्न आएगा। इसी के साथ अब बात करेंगे हम 98 9 क्वेश्चन की। 99
एक विद्युत अनगपेट के 2 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 के की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ की वैल्यू 5.12 है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो स्टार इसमें। तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर आयोडा इंटू के एफ इंटू एम। आयोडा हमें पता है विद्युत अन अपघट्य के लिए आयोडा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा के एफ इंटू एम। ये फॉर्मूला लगाना हमें। हिमांक में कमी 0.40 यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.40 बराबर के एफ का मान हमें कितना दिया है 5.12 इंटू एम। हमें पहले एम की वैल्यू निकालनी। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.40 अपॉन 5.12। इसको आप सोल्व करोगे 40 इधर चला गया 40/512 सोल्व करने पे ये आएगा 0.078 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है मोललता की है। अब देखो मोललता क्या होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार किसमें केजी में बराबर वैल्यू कितनी है 0.078। अब विलेय के मोल विलेय कितने 2 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में विलेय के 2 ग्राम आ गया। विलेय का भार हमें नहीं पता, विलेय का अनुभार नहीं पता। 2 अपॉन में मान लेते हैं विलेय का अनुभार x अपॉन विलायक का भार कितना दिया हुआ है 100 ग्राम में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 100 जब भी ग्राम में देते हो तो ऊपर 1000 से गुणा। यदि ये केजी में हो तब तो ठीक है, यदि ये ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बराबर कितना आ जाएगा 0.078 आ जाएगा। ये देखो ये सोल्व करोगे 10 आ जाएगा यानी 2/x इंटू 10 बराबर कितना आएगा 0.078। तो आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/0.078। ये आप इधर x इधर भेजोगे 0.078 नीचे आएगा। तो 20/0.078 को आप सोल्व करोगे तो 256.4। तो x किसको बता रहा है x हमें बता रहा है किसको विलेय के अणुभार को। विलेय के अणुभार को मेरे हिसाब से अब मैं मोल आपको ऐसे निकाल रहा हूँ सीधा सीधा बार बार लिख नहीं रहा हूँ। यदि किसी को मोल में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट में कर दीजिए कि सर हमारे को मोल निकालने नहीं आ रहे। उसके बाद में मैं कोशिश यही करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो जिसमें अपने जितने भी टाइप में मोल निकालने के फॉर्मूले हैं वो एक वीडियो में आपको बता दिए जाए। कम से कम 10 कमेंट आएंगे कि सर हमारे को मोल में प्रॉब्लम है तभी मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। तो यदि किसी को मोल में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे को कमेंट कर दीजिए। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 256। ये आप मेरे को बताना कि किस किस का ये क्वेश्चन सही था। यदि ये क्वेश्चन किसी का सही है इसका मतलब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीख चुका है। अब उसको आरपीएससी से अब डर नहीं लग रहा। यदि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीख गया इसका मतलब आरपीएससी के सारे क्वेश्चन वो सही करने की उसमें क्षमता है। अब बात करेंगे हम 100 नंबर क्वेश्चन की। लगा लो इसमें इंपॉर्टेंट, ये भी एक आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हालांकि बहुत इजी है लेकिन आरपीएससी में से क्वेश्चन आते हैं। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। उन्नयन स्थिरांक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की इकाई है। देखो डेल्टा टी बी हमें पता है बराबर क्या होता है के बी इंटू एम। हमें इस के बी की इकाई पूछा हुआ है तो के बी की इकाई कैसे निकालेंगे। टीबी की इकाई डेल्टा टीबी की इकाई अपॉन एम। हमें पता है डेल्टा यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर में कमी हो चाहे टेम्परेचर हो उसकी उसकी इकाई क्या होती है केल्विन होती है अपॉन। ये किसको बताता है मोललता। मोललता का आप फॉर्मूला लिखो तो मोललता का फॉर्मूला लिखोगे तो मोल अपॉन विलाय का भार। तो भार को मैं केजी में सीधे सीधे लगा देता हूँ मोल अपॉन केजी। अब हमें पता है कि मोल तो के अपॉन मोल। अब केजी ऊपर चला जाएगा तो इनटू क्या आ जाएगा केजी। तो इसको लिखो आप केजी मोल इनवर्स। तो क्या आ जाएगा केजी मोल इनवर्स ए ऑप्शन। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एम को अब कई बार बंदे बोलेंगे सर मोललता, तो मोललता होती क्या होती है विलेय के मोल अपॉन विलाय का भार। तो यानी मोल अपॉन विलाय का भार, भार किसमें केजी में। तो सीधा सीधा आ जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन के यदि किसी बच्चे के बहुत ही ज्यादा बेसिक कमजोर है उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि सर मेरे को वास्तव में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। तो यदि ऐसे स्टूडेंट अपने 10 से 15 हो गए तो आप सभी के लिए यूट्यूब पे मैं निःशुल्क वीडियो लेके आऊंगा कि सॉल्यूशन को एक ही हम वीडियो में पूरे सॉल्यूशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी को कवर करते हुए एक अच्छा सा वीडियो जो आरपीएससी में आपको 2 से 4 क्वेश्चन देके जाएगा। यदि
10 बच्चे होंगे तभी इस प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। अब बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन की। 101 नंबर, 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा। देखो, हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर किसके होता है, आयोडा KF इंटू एम। हमें m की वैल्यू दोनों में सेम दी हुई है, तो m की वैल्यू सेम है, और हमें पता है दोनों में KF का वैल्यू भी सेम रहेगी। तो डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शन आएगी, आयोटा की वैल्यू की प्रोपोर्शन आएगी। जिसमें आयोटा ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, हिमांक में अवनमन भी ज्यादा आएगा, हिमांक में अवनमन भी ज्यादा आएगा, अवनमन भी ज्यादा आएगा। अब देखो, ग्लूकोज, हमें पता है ग्लूकोज टूटता नहीं है, तो ग्लूकोज के लिए आयोडा वैल्यू कितनी आएगी, 1 आती है। MgCl2, अब देखो MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यानी 1 प्लस 2 आइंस, यानी आयोडा वैल्यू कितनी आएगी, 3। टोटल आइंस कितने, 3, तो आयोडा वैल्यू भी 3 आएगी। इसका मतलब ये कि ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए डेल्टा TF प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगी, आयोडा यानी 1 के। और यही आप MgCl2 के करोगे तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी, 3 के। तो यानी डेल्टा TF MgCl2 अपॉन डेल्टा TF ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज नीचे लेके आ रहा हूं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3/1। यानी MgCl2 में कमी, MgCl2 में ग्लूकोज की तुलना में, ग्लूकोज की तुलना में कितनी कमी आएगी, तुलना में 3 गुना कमी आएगी। क्योंकि हमें पता है ये TF यानी कमी को बताता है, ऊपर ये 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 गुना ज्यादा कमी आएगी किसमें, MgCl2 में। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। हालांकि आयोडा जिसका ज्यादा होगा उसमें कमी भी उतनी ज्यादा होगी। तो MgCl2 का आयोडा 3 है, इसका मतलब उसमें 3 गुना ज्यादा कमी है। अब बात करेंगे हम 102 नंबर क्वेश्चन की। 102 नंबर, 0.02 मोलर NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन को 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया गया, तो परिणामी विलयन की मोलरता नहीं पूछ के, मोलरता है, ये मोलरिटी है, ये करेक्शन दिया था लेकिन हुआ नहीं, इसमें मोलरिटी है। तो देखो, हमें पता है कि जब भी आपको तनुकरण के काम हो, यानी विलायक में कुछ और ज्यादा हम डाल रहे हो, तो हमेशा इसमें जब भी आपको परिणामी पूछ लिया जाए तो M1V1 बराबर M2V2 आएगा। सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं कि जब भी विलय को तनुकरण किया जाता हो या उसमें एक्स्ट्रा हम पानी डाल दिया जाए या एक्स्ट्रा कुछ विलायक डाल दिया जाए, तो उसके बाद में हम परिणामी विलयन की मोलरता पूछ लिया जाए, तो ये फॉर्मूला काम आएगा, M1V1 बराबर M2V2। M1 कितना दिया हुआ है, 0.02। V1 पहले वाले के लिए कितना दिया हुआ है, 4 लीटर। M2 की हमें पूछा हुआ है, जबकि V2 हो जाएगा उसके बाद में टोटल वॉल्यूम, तो पहले 4 था, 1 लीटर हमने बाद में मिला दिया, तो 4 + 1 ये आएगा। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02 इंटू 4/5, तो यदि 0.08/5 यानी कितना आ जाएगा, 0.016। तो परिणामी विलयन की मोलरता कितनी आ जाएगी, 0.016। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जब भी परिणामी विलयन की पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है M1V1 = M2V2, डायरेक्ट आपको इसी से सोल्व करना है। अब बात करेंगे हम 103 नंबर क्वेश्चन की। 103 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन और टोल्यूइन के मिश्रण के लिए क्या सही नहीं है। पहली बात तो आपको मैंने बता रखा है कि जब भी बेंजीन बेंजीन प्लस टोल्यूइन दे दिया जाए, दोनों सेम सेम से आ गया, देखो बेंजीन और ये टोल्यूइन, दोनों में बेंजीन रिंग कॉमन है, इसका मतलब कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये किसका होगा, ये एक आदर्श विलयन का एग्जाम्पल होगा। किसका होगा, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा विलयन है, तो ये आपको पता चलना चाहिए आदर्श विलयन है। और आदर्श विलयन के लिए हमें पता है कि क्या क्या सही होता है। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H की वैल्यू भी 0 होती है, शून्य होती है, 0, ये बात सही है। डेल्टा V मिक्स भी 0 होता है, ये बात भी सही है। ये न्यूनतम स्थिरकवतना की स्थिर क्वथ्य बनाएगी, नहीं नहीं। एक बात ध्यान में रखना कि आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन एजियोट्रोपिक मिक्सर, एजियोट्रोपिक मिक्सर, जिसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में, हिंदी में अपन बोलते हैं स्थिर क्वथी, स्थिर क्वथी मिश्रण, स्थिर क्वथी मिश्रण नहीं बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नहीं बनाते हैं। तो कोई भी आदर्श विलयन है वो एजियोट्रोपिक मिक्सर नहीं बनाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ये मैंने क्विज में डाली थी,
जब मैंने टेलीग्राम पे क्विज करवाया था तब मैंने बोला था कि आदर्श विलयन क्या स्थिरवाती मिश्रण यानी एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाते हैं, तो नहीं बनाते हैं। बहुत कम बच्चों को उसका आंसर पता था। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आदर्श विलयन कभी भी स्थिरवाती नहीं बनाते। तो ये न्यूनतम स्थिरवाती बनाएंगे नहीं, ये बात गलत है। ये स्थिरवाती बनाएंगे ही नहीं। दूसरी बात क्या, बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण क्या होता है, आदर्श विलयन है। ये बोला आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे, ये भी बात गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत है इसमें। तो अपने इसमें पूछा क्या सही नहीं है, तो सी ऑप्शन भी सही नहीं है और डी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी में हमें पता है कि एजियोट्रोपिक नहीं बनाते हैं। चौथा ऑप्शन आदर्श विलयन नहीं बनाते, नहीं नहीं, ये आदर्श विलयन का यही एग्जाम्पल है। बेंजीन और टोल्यूइन कौन सा है, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। तो दोनों ऑप्शन गलत है। 103 में सी और डी दोनों आंसर आएंगे। बात करेंगे अब 104 की। 30 डिग्री पर एक विशुद्ध कार्बनिक द्रव जिसका मोलर मास आपको 80 दिया हुआ है का वाष्प दाब दिया हुआ है। एक अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 0.5 ग्राम जब 40 ग्राम इस कार्बनिक द्रव में मिलाया गया तो विलयन का वाष्प दाब इतना पाया गया। तो अवाष्पशील विलय का मोलर मास बताओ। वही सेम बार बार हमें ये पता है कि डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर क्या होगा, एक्स बी। इसी फॉर्मूले से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये क्या होता है, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट बराबर क्या आएगा, एक्स बी। हमें पता है पी ए नोट जो कि शुद्ध है, शुद्ध का कितना वाष्प दाब है 0.850 माइनस जो कुछ मिलाने के बाद का वाष्प दाब कितना आएगा 0.845 अपॉन शुद्ध का कितना है 0.850 बराबर एक्स बी। एक्स बी को मेरे को पता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मैंने ऊपर बता रखा है कि एन ए प्लस एन बी का मतलब हो गया विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। और हमें पता है विलायक के मोल ज्यादा होते हैं तो एन ए बहुत ज्यादा होता है एन बी से। तो एन ए प्लस एन बी को मैंने एन ए लिख सकता हूँ। तो एन ए एन बी अपॉन एन ए आएगा। ये ऊपर मैंने डिटेल में बता दिया तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए हो। तो एन बी अपॉन एन ए। बी के मोल क्या होगा, यानी विल्य के मोल होंगे। विल्य के भार कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम अपॉन विद भार बटा अणुभार। अणुभार हमें नहीं पता, ये निकालना है इनटू। अब ये क्या होगा, विलायक। विलायक क्या है, यहाँ पे एक कार्बनिक द्रव है जिसका क्या कितना ग्राम है 40 ग्राम भार दिया हुआ है अपॉन जिसका मोलर मास कितना है 80 है अपॉन 80 आ गया। बस अब अपना आंसर आ गया। देखो इसके दोनों को आप ऊपर घटाओगे 0.850 माइनस 0.845 तो 0.005 आएगा डिवाइड बाई 0.850 बराबर कितना आ जाएगा 0.5 बट्टा एक्स इंटू 40 बटा 80। इसको आप करोगे तो 1/2, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 से 0.5 चला गया तो एक्स की वैल्यू ये उल्टा आ जाएगा तो 0.850 बट्टा 0.005। 3 से सोल्व करोगे ये हट जाएगा 3 बिंदी। हमें पता है 17×5 = 85 यानी 170। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 आ जाएगी। एक्स का मतलब क्या होगा, ये होगा विल्य का अणुभार। विल्य का अणुभार, ठीक है। विल्य का अनुभार कितना 170। ये आप इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप मेरे को बताना कि सर 104 नंबर क्वेश्चन मेरा सही था पहली बार में। ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो जिसने भी पेपर दिया हो तो मेरे को कमेंट में बताना कि सर ये भी मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। ये इस क्वेश्चन को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 बार आ चुका है। 2 बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है, में 1 बार आ चुका है। यानी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार आरपीएससी यहीं से उठाती है, इसलिए ये बता रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि सर ये मेरे पहली बार में सही हो गया था। तो इसका मतलब फिर आपको आरपीएससी लेवल के क्वेश्चन आने लग गए। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यही है। फिर आरपीएससी लेवल के आने लग गए तो हमें संस्कृत डिपार्टमेंट में टेंशन नहीं लेनी। अब बात करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन की। 105 नंबर, निम्न में से किस लवण का वान टाप गुणांक का मान K4FeCN6 के समान होगा। तो देखो K4FeCN6, अब मुझे ये पता है कि ये क्या है, एक उपसहसंयोजक यौगिक है। उपसहसंयोजक यौगिक है। और मुझे ये भी पता है कि उपसहसंयोजक यौगिक को जब भी तोड़ते हैं तो डब्बे के अंदर वाला कुछ नहीं टूटेगा, सिर्फ डब्बे तक टूटेगा। यानी K4FeCN6 को जब तोड़ेंगे हम तो 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, यानी ऐसे टूटेगा। तो ये कितने आयंस में टूट रहे हैं 4, इसका है 1 डब्बा, यानी टोटल आयंस कितने हो गए 5 हो गए।
जब कुछ भी नहीं दिया हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको जब एल्फा की वैल्यू 1 मानना हो तो जितने आइंस में टूटेंगे उतनी आयोडा की वैल्यू होगी, तो आयोडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है। अब हमें ऐसे ऑप्शन देखने हैं जिसमें आयोडा की वैल्यू 5 आ रहे हो। तो देखो पहला ऑप्शन देखो आप, Al2SO4 का होल थ्राइस, जब ये टूटेगा तो 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस में टूटेगा, तो कितने आइंस हो गए, 2 इसके और 3 इसके, तो टोटल कितने हो गए 5। तो पहले वाले के लिए आयोडा की वैल्यू 5 है, अपना आंसर तो आ चुका 5। लेकिन अपन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, NaCl, हमें पता है NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी आयोडा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तीसरा देखो Na2SO4, Na2SO4, इसको तोड़ो आप, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसके लिए भी आयोडा की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 इसका और 1 इसका, 3 आएगी। फिर चौथा वाला देखो, AlSO3 का होल ट्वाइस, AlSO3 का होल थ्राइस, तो देखो ये भी एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3SO3 माइनस, तो देखो 3 और 1 इसका 4, तो आयोडा की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमें क्या पूछा हुआ है कि K4FeCN के समान होगा, यानी इसका K4 वाले की कितना आ रहा है आयोडा 5, तो इनमें से कौन से ऑप्शन का आयोडा 5 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन का आयोडा 5 आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आरपीएससी में बार बार पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी की पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करो। यदि हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है कि वास्तव में अच्छे क्वेश्चन है, आरपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करो। जो भी साथी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर रखी है, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां पे जाके तुरंत आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओ और वहां टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, ताकि आपको एक अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना जरूरी है। यदि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मेन एग्जाम में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो भी साथी अभी तक हमारे से नहीं जुड़ा हुआ वो तुरंत जाके अभी जुड़ना चाहिए आपको, ताकि आपके ही भला होगा। अब बात करेंगे 106 नंबर क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि 3 ग्राम ग्लूकोज को 60 ग्राम जल में घोलते हैं तो विलयन का प्रसारण दाब होगा। तो देखो पाई बराबर, हमें पता है आयोडा CRT होता है, आयोडा वैल्यू ग्लूकोज के लिए 1 होती है, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, CRT आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 60, हमने यहाँ पे ml भेजा था, 60 ग्राम लिखा है, टाइपिस्ट ने कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई बराबर CRT आएगा। तो पाई की वैल्यू हमें पूछी हुई है, सी होता है N/V, सी का मतलब होता है सांद्रता, सांद्रता होती है मोल अपॉन विलियन का क्या, ml में भार, ये सॉरी क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, N/V इंटू RT। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ग्राम है, 3 बटा अणुभार, अणुभार ग्लूकोज का कितना होता है 180, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 60 ml, 60 ml में दिया हुआ तो लीटर में हम करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू आर, आर की वैल्यू जब भी एटीएम के अंदर बात आई तो आर की वैल्यू 0.0821 आती है, इंटू टी, टी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 को हम टेम्परेचर को हमेशा किस में रखते हैं, केल्विन में, तो 273 और 15 आप जोड़ लिया करो ऐसे, तो 8, 8 और 2, 288 केल्विन आ जाएगा। आप इसको व्यवस्थित करोगे तो देखो ये ऐसे चला गया, 180 से ये चला गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 30 बटा 18 इंटू 6 इंटू 0.0821 इंटू 288 आ जाएगा। ये 6 से करोगे या 30 तो 5 बार आ जाएगा, तो 5 बटा 18 इंटू 0.0821 इंटू 288 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको 6.57 एटीएम सॉल्यूशन आएगा, 6.57 एटीएम, यानी सी ऑप्शन आएगा, 6.57 एटीएम। तो यानी 106 नंबर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सिंपल भी है, आप तो सबने कर लिया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है, वही बात आप हमारे को कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अब बात करेंगे 107, किस विलयन का प्रासरण दाब उच्चतम है। देखो प्रासरण दाब बराबर क्या होता है, पाई बराबर ICRT, ये सारी कांस्टेंट होती है। प्रासरण दाब किसके होगा, आयोटा की वैल्यू, यानी जिसका आयोटा ज्यादा उसका प्रासरण दाब भी ज्यादा, उसका प्रासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो देखो हमें पता है यूरिया नहीं टूटता है, तो यूरिया के लिए आयोटा की वैल्यू 1 आएगी। ग्लूकोज, हमें ये भी पता है ग्लूकोज भी नहीं टूटता है, आयोटा की वैल्यू 1 आएगी। HCl, हमें पता है HCl टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो कितने आयंस में टूट रहा है, 2 में, तो आयोटा वैल्यू 2 आएगी। इसी प्रकार BaCl2 टूटेगा तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, कितने आयंस में टूट रहा है, 3 में, तो आयोटा वैल्यू 3।
तो जिसके लिए आयोटा ज्यादा उसका प्रासरण दाब भी ज्यादा, तो आयोटा किसका ज्यादा, BaCl2 का ज्यादा, तो प्रासरण दाब भी किसका ज्यादा, BaCl2 का ज्यादा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं 108। वी शुद्ध ए का वाष्प दाब 100 टोर, मोल 2 है। वी शुद्ध बी का वाष्प दाब 80 टोर, मोल 3 है। तब मिश्रण का कुल वाष्प दाब। तो मिश्रण हमें पता है डाल्टन का लॉ लगता है इसमें, और डाल्टन ये बोलता है पीटी बराबर क्या आना चाहिए, पी ए प्लस पी बी। ये मिश्रण का कुल वाष्प दाब किसके बराबर आना चाहिए, पी ए प्लस पी बी। और पी ए प्लस पी बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ये तो पी ए सीधा सीधा है, और ये पी ए नोट जब शुद्ध, हमें कोई भी शुद्ध विलयन का दिया हो, शुद्ध विलायक का दिया हुआ हो, तो हम क्या निकालेंगे, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी से, यानी विलायक शुद्ध का ऐसे निकालेंगे और ये टोटल विलयन का आ जाएगा। तो हमें पी टोटल, हमें शुद्ध वाला लेके चलना है क्योंकि हमें सबका अलग अलग शुद्ध का दे रखा है। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाए पी टोटल इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब पी ए नोट यानी ए का शुद्ध, ए शुद्ध का वाष्प दाब, ए शुद्ध का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 100 टोर, इंटू एक्स ए। एक्स ए कैसे निकालेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो मोल बिन होते, प्लस पीबी नोट शुद्ध का कितना है, पीबी का 80 दे रखा है, पीबी का 80 टोर दे रखा है, और पीबी नोट का मोल बिन कितने होंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो 100 इंटू एन ए कितना है 2 बटा एन ए प्लस एन बी, यानी 2 प्लस 3 प्लस 80 इंटू 3, एन बी का कितना मोल बिन 3 अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन 2 प्लस 3। तो देखो 100 इंटू 2/5 प्लस 80 इंटू 3/5, तो देखो 200/5 प्लस 80 इंटू 3 यानी 240/5। तो टोटल कितना आ जाएगा 440/5। 440/5 यानी इसको आपको 8 5 40, और फिर बच गया कितना 4 8 5 40 यानी 88 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 88 टोर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 88 टोर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ गया, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपको वी शुद्ध दिया हुआ हो तो आप पीटी बराबर कुल वाष्प दाब बराबर पी ए नोट यानी शुद्ध ए का वाष्प दाब इंटू एक्स ए के मोल बिन प्लस पी बी शुद्ध बी का वाष्प दाब इंटू बी के मोल बिन, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब बात करेंगे 109 नंबर की। एक विलायक ए का वाष्प दाब 0.80 एटीएम दे रखा है। एक अवाष्पशील पदार्थ बी को इस विलायक में मिलाया जाता है, तब इसका वाष्प दाब 0.6 एटीएम तक घट जाता है। तो विलयन में बी का मोल प्रभाज क्या है, देखो हमें पता है डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर क्या आएगा, एक्स बी। तो पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी। ठीक है, अब देखो पी ए नोट क्या होगा, शुद्ध वाला कितना है 0.80 माइनस पी ए, यानी तब इसका वाष्प दब 0.6 एटीएम तक घट जाता है। इसका मतलब क्या होगा, 0.6 एटीएम तक घट रहा है, यानी तो जो पी ए नोट कितना था 0.80, और पी ए 0.80 में से 0.60 तक घट रहा है, यानी लास्ट में कितना बच रहा है 0.020 बच रहा है। तो पी ए नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.20 अपॉन पी ए नोट यानी 0.80 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी। तो देखो इसमें से आप घटाओगे तो 0.60। देखो एक सेकंड वापस एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ो, एक मिनट, ये वापस इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं अपन। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने पढ़ने में लैंग्वेज। देखो एक विलायक ए का वाष्प दाब 0.80 दिया हुआ है। जब एक अवाष्पशील बी को इस विलायक में मिलाया जाता है तब इसका वाष्प दाब 0.6 एटीएम तक घट जाता है, यानी उसके बाद में पी ए है वो कितना हो जाएगा 0.60 एटीएम तक रह जाएगा। यानी इसमें से कुछ ऐसा मिलाएंगे कि इसका वाष्प दाब कितना 0.60 एटीएम तक रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब पी ए 0.60, तब इसमें पूछा हुआ है। तो देखो 0.80 माइनस पी ए कितना दिया हुआ है 0.60 अपॉन शुद्ध का कितना है 0.80 बराबर एक्स बी। तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 0.20 बट्टा 0.80 बराबर एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो इसका एक्स बी का मतलब विल्य के मोल प्रभाज कितने आ जाएगी 1/4 को 0.25 भी बोलते हैं, तो 0.25 आ जाएंगे। ठीक है, ये एक बार लैंग्वेज में ऐसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने देखना कहां तक पूछा हुआ है, इसका वाष्प मतलब 0.6 एटीएम तक घट जाता है, यानी उसके बाद में कितने एटीएम रह जाएगा 0.60 एटीएम रह जाएगा। अब बात करेंगे 110 नंबर क्वेश्चन की।
5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 250 ml विलयन की मोलरता पूछी हुई है। सीधा सीधा मोलरता, मोलरता क्या कैसे निकालते हैं, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यदि ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है विलय के मोल। देखो विलय के मोल, विलय का भार बटा अनुभार, 5 ग्राम दिया हुआ है अपॉन अनुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, NaOH। NaOH सोडियम का अनुभार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, 23 16 39 1 40, यानी इसका अनुभार कितना आ जाएगा 40 इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना हुआ है 250 ml दिया हुआ है, 250 ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो देखो 250 से ऊपर ये 1000 कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 10 बार, तो 5/10 यानी 0.5। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। 110 का क्या आ जाएगा, एक आंसर। अब बात करेंगे 111 की। 111, निम्न में से कौन सा अनादर्श विलयन है। हमें ये देखना है कि 3 ऑप्शन आदर्श विलयन के होंगे और एक अनादर्श का होगा। देखो बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बार बार मैंने बोल दिया ये क्या है, ये एक आदर्श विलयन है। एक जैसे है ना, अनहेक्सेन अनहेप्टेन एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी एक आदर्श है। ठीक है, उसके बाद एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल, यहाँ पे लगाओ एथिल आयोडाइड। तो देखो यहाँ एथिल एथिल सेम रहे, बस ब्रोमाइड और आयोडाइड में चेंज हो रहा है, यानी CH3Br प्लस CH3I। देखो ये दोनों सेम से CH3 सेम रहा है, सिर्फ Br और I चेंज हो रहा है, यानी लगभग समान सा रहा है, समान से रहे, तो ये भी एक आदर्श होगा। देखो यहाँ अलग चेंज हो गया, यहाँ 4 क्लोरीन CCl4 हो गया, यहाँ CHCl3 हो गया, यानी ये अलग हो गया, अलग हो गया, तो इसको क्या होगा, ये एक अनादर्श विलयन रहेगा, अनादर्श विलयन। तो ये क्या है, एक अनादर्श विलयन आएगा। तो मेरे हिसाब से अब आप अनादर्श और आदर्श निकालना पहचानेंगे। आदर्श में से लगभग समान सिमेट्री रहती है, ठीक है, तो समान समान से दिखे वो सारे आदर्श होंगे। अब बात करेंगे 112 नंबर क्वेश्चन की। 112 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, टेरिलीन। टेरिलीन क्या होता, तो देखो टेरिलीन का दूसरा नाम भी आपने याद रखना चाहिए, डेक्रोन। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन। और टेरिलीन का मोनोमर क्या होता है, टेरिलीन, टेरिलीन के मोनोमर क्या होते हैं, तो ये भी अपने याद रखना चाहिए। हालांकि मैंने क्विज में दे रखा था, यदि आपने वहां ढंग से किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो टेरिलीन, टेरिलीन किस किस का होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक एसिड, प्लस क्या होता है, टरथेलिक एसिड। अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल हमें पता है कि CH2OH, CH2OH हो गया, प्लस टरथेलिक एसिड। टरथेलिक एसिड हमेशा एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे COH होता है, उसको बोलते हैं टरथेलिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसका OH और इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, पानी H2O का रिमूव होगा इसमें से, इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से तो ऐसे ही आ जाएगा कि OCH2 फिर CH2 फिर इसका O, तो इसका H और इसका OH मिलके वाटर निकाल देंगे, तो फिर ये आ जाएगा C+O, फिर ये बेंजीन रिंग आ जाएगी और फिर COH आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे चलती जाएगी पूरी रिंग, यानी ये ऑक्सीजन आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर ये CH2 आ गया, फिर इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, इसका OH और इसका H मिलके क्या निकालेंगे, H2O निकालेंगे, तो ये इसका OH जाने के बाद ये CO आ जाएगा, फिर ये बेंजीन रिंग, फिर COH, यानी तो आपके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड बन रहा है, OCO वाला ये बोला बॉन्ड बन रहा है। ये कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। एस्टर क्या होता है, हमें पता है एस्टर किसको बोलते हैं, एसिड। कभी भी एसिड प्लस एल्कोहल दिख जाए आपको, एसिड प्लस एल्कोहल, तो ये क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ठीक है, R C डबल बॉन्ड O O R, इस तरह ये बॉन्ड बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, एक पॉली एस्टर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, RPSC पूछती भी है। तो आपको अब उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। यदि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप कमेंट में बताओ कि सर मेरे सारे समझ में आ रहे हैं, यदि नहीं आ रहे हैं तो आप बताओ कि सर मेरे बेसिक कमजोर है, ताकि हम उसके आधार पे वीडियो बनाएं। यदि किसी समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। इसी के साथ मिलती है अपने नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन बच्चे अपने केमिस्ट्री के वो पार्ट सेकंड में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।